दोस्तों नमस्कार। 72 घंटे का वक्त हो चुका है जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए और इन 72 घंटों के भीतर 72 जगहों से ज्यादा जगहों पर आगजनी, हिंसा, मर्डर और ऐसी ऐसी परिस्थिति इस दौर में उभर कर आई जैसे लगा कि दरअसल अब चुनाव परिणामों के बाद राज्य में कोई व्यवस्था है ही नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब चुनाव को लेकर मामला गया था और कहा गया था कि इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी का मतलब होता क्या है, इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी यह मामला गया था। लाखों अर्धसैनिक बलों की तैनाती, इसकी जरूरत है क्या? न सिर्फ जिले दर जिले बल्कि कॉन्स्टिट्युएंसी दर कॉन्स्टिट्युएंसी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो देश भर के आईएएस अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी का मतलब है क्या? इसके साथ ही कमोवेश हर 3 कॉन्स्टिट्युएंसी पर एक पुलिस ऑब्जर्वर की मौजूदगी, यानी देश भर के आईपीएस अधिकारी शिफ्ट किए गए, उनकी मौजूदगी का मतलब है क्या? और एक लाइन में चुनाव आयोग ने कहा कि दरअसल इस बार बहुत जरूरी है एक साफ सुथरा चुनाव कराना और इसके लिए पश्चिम बंगाल का एक अपना इतिहास रहा है जहां बहुत ज्यादा हिंसा चुनाव के वक्त होती है, तो उस पर रोक बहुत जरूरी है। और इस बार लोगों में कोई खौफ रहना नहीं चाहिए, कोई डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग डराकर धमकाकर सत्ता का प्रयोग करते हुए लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं देते हैं, उनके वोट कोई दूसरा डाल देता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। और बकायदा 5-6 पॉइंट में पहले चुनाव आयोग ने खुले तौर पर इसका जिक्र किया कि इस बार उसकी व्यवस्था कितनी पुख्ता होगी। और जब इतनी बड़ी तादाद में चुनाव आयोग ने इस देश के अर्धसैनिक बलों की मांग गृह मंत्रालय से की, तो गृह मंत्रालय ने भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया। 1.5 से 2 हफ्तों के भीतर पूरी लिस्ट दे दी गई, किन किन अधिकारियों की नियुक्ति कहां कहां पर होगी यह चुनाव आयोग तय करे। लेकिन हमें लगता है और गृह मंत्रालय की यह रिपोर्ट कहती है कि दरअसल हर जगह यह मौजूदगी होनी चाहिए। इसीलिए जो पहला सर्कुलर निकलकर सामने आया था उसमें कहा गया था कि कमोवेश पश्चिम बंगाल की हर कॉन्स्टिट्युएंसी संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, हिंसा यहां होती है, यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। और कमोवेश यही बात जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यह कहकर पहुंची कि यह राज्य में चुनाव कराया जा रहा है या फिर वोटरों से भी ज्यादा बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी, इतनी बड़ी सीआरपीएफ की पूरी कंपनियां और उसके साथ बड़े बड़े हथियारों से लैस जो भी सैनिक मौजूद होंगे और उसके साथ जो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक लिहाज से बख्तरबंद गाड़ी हम कह सकते हैं, इसकी भी मौजूदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दरअसल चुनाव आयोग एक साफ सुथरा चुनाव कराना चाहता है और हमें लगता है कि जितने भी अर्धसैनिक बलों की जरूरत है वो वहां पर होनी चाहिए। और यह पहली बार हुआ। चुनाव में कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई जो इससे पहले हुआ करती थी। चुनाव सफल हो गए। इस देश ने राहत की सांस ली, पश्चिम बंगाल के भीतर कोई हिंसा हुई नहीं। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आने से पहले, या कहें 29 तारीख को जो दूसरे चरण का मतदान था, उससे पहले 27 तारीख को जब इस बात का ऐलान था कि यह आखिरी चुनावी सभा गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है, शाम के 5 बजने वाले थे, तो उन्होंने अपनी आखिरी सभा में ऐलान किया, लोग घबराए नहीं, वोटर घबराए नहीं, खुलकर वोट डालें। और इसके बाद भी जो सीआरपीएफ है उसकी मौजूदगी अगले 60 दिनों तक होकर रहेगी, यानी वो राज्य से बाहर नहीं जाएगी। यानी एक भरोसा और आश्वासन देश के गृह मंत्री ने भी यह कहकर दिया कि दरअसल चुनाव में वोट डालना भर नहीं बल्कि उसके बाद भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, हिंसा नहीं होगी। चुनाव परिणाम आ गए
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 72 घंटे बीत गए और पूरे राज्य में 124 जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई, मारपीट हुई। मर्डर जो हुआ वो कल रात का है, जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को इसलिए हिलाकर रख दिया क्योंकि माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। तो जाहिर है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी 4 तारीख से ही। उनके पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ 42 साल के, जिनकी एक पहचान पश्चिम बंगाल में बतौर फौजी भी की जाती है, वो 24 परगना के मध्यग्राम में कोलकाता से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर दोरतला से मध्यग्राम जब वो जा रहे थे, उसी बीच में एक कार पीछे से आती है, स्कॉर्पियो के सामने खड़ी कर दी जाती है, रास्ता रोक लेती है और उसके बाद बाइक सवार एक एक करके 3-4 बाइकों पर सवार 8 बाइकर्स आते हैं और 6 से 10 राउंड गोलियां चलाते हैं और कमोवेश अस्पताल पहुंचने से पहले चंद्रनाथ रथ, जिसकी पहचान शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हुई, और उसके बाद पूरे राज्य में यह हंगामा हो गया कि दरअसल निशाने पर तो शुभेंदु अधिकारी थे। इससे पहले राज्य में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने घायल हुए इसकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से किसी ने नहीं दी। कितने घर जलाए गए, कितनी दुकानें जलाई गई, कितने टीएमसी पार्टी के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने लोगों को सड़क पर लाकर पीटा गया, किस किस हालात में पश्चिम बंगाल के भीतर जो हो रहा है, उसके बीच में एक दिन हारी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूर मीडिया के सामने आई और खुले तौर पर यह ऐलान करके चली गई, मुझे हराया गया। यह नैतिक जीत बीजेपी की नहीं है, यह अनैतिक जीत है। 100 सीटें मुझसे छीन ली गई, गैर कानूनी तरीके से छीनी गई, तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और इस पर बहस शुरू हो गई कि दरअसल अब राज्यपाल क्या करेंगे। और यह भी कहा जाने लगा कि बताइए, एक जिसे मुख्यमंत्री को जनता ने हरा दिया वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यानी आपके पास बचा ही क्या है चुनाव हारने के बाद। बहस इस दिशा में हो रही है, लेकिन वो कोलकाता शहर हो, वो हुगली हो, वो 24 परगना हो, वो दमदम का इलाका हो, घूमते चले जाइए पश्चिम बंगाल के भीतर, लेकिन कहीं पर आपको बुलडोजर पहली बार न्यू मार्केट में चलते हुए भी दिखाई दे गए। और किसी को समझ नहीं आया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने आकर जब भाषण दिया था कि अब यहां पर बुलडोजर चलने की स्थिति होनी चाहिए, तो उसके बाद अभी तो पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री है कौन और चुनाव आयोग उसकी भूमिका अब क्या है और सुप्रीम कोर्ट उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए और देश के गृह मंत्री वो क्या सोचते हैं, जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अर्धसैनिक बल और सीआरपीएफ की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के भीतर रहेगी। तो क्या यह सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है, या फिर चुनाव के परिणामों के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है, कोई आज का नहीं है। अगर आपके जहन में 2002 के गुजरात के दंगे याद आ रहे हों और उस समय गोधरा याद आ रहा हो, तो आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया यही थी, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन उस परिस्थिति को एक क्षण के लिए छोड़िए और आगे निकल कर आइए, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और देश के गृह मंत्री इस रूप में नहीं खड़े थे जिस रूप में सुरक्षा देने का वादा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया। इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी गृह मंत्रालय की तरफ से खुले तौर पर दे दी गई कि आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। और कई घटनाओं के बीच तो बाकायदा अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी नजर भी आ रही है, लेकिन हिंसा भी हो रही है। खुला खेल है क्या? यानी राजनीतिक तौर पर ऐसी प्रतिक्रिया किसी राज्य के भीतर हो रही हो और कोई पूछे कि इसका जिम्मेदार है कौन, तो किसी को नहीं पता। राज्य की शासन व्यवस्था किसके हाथ में है, किसी को नहीं पता। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं, एक नई पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ 9 तारीख को लेंगे, तारीख का ऐलान किया जा चुका है। उससे पहले गृह मंत्री पार्टी के ऑब्जर्वर बनकर
वहां पहुंचेंगे और जो नेता होगा उसको चुना जाएगा। यह सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अचानक अलग अलग थ्योरी के आसरे पश्चिम बंगाल के भीतर लोगों के अंदर जो खौफ है, या लोगों के भीतर जो खौफ पैदा करने की समाज के भीतर उनकी अपनी ताकत का एहसास है, सब कुछ खुल के हो रहा है। चंद तस्वीरें देख लीजिए पहले, उसके बाद बात आगे होगी। हमारी टीम ने इस पे बाकायदा काम किया, बातचीत की, अलग अलग तरीके से रिपोर्टें हासिल की, और पता चला कि दरअसल पश्चिम बंगाल के भीतर 12 जिले हिंसा से प्रभावित हैं। इन 12 जिलों के भीतर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी अगर प्रति जिले भी कर दी जाए, और जिले में भी अगर आप पंचायत की दिशा में बढ़ जाएं या गांव की दिशा में बढ़ जाएं, तो इतनी बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल जो पश्चिम बंगाल पुलिस से हटकर हैं, कमोवेश हर जिले के भीतर उनकी मौजूदगी 70,000 के लगभग होगी। कल्पना कर रहे हैं, बावजूद इसके सब कुछ हो रहा है। तो क्या यह 15 बरस की राजनीतिक सत्ता की प्रतिक्रिया है? उसके बाद जो जीते हैं उनकी प्रतिक्रिया, और उनको एक खुला स्पेस पहले दिया जा रहा है। और अगर यह स्पेस उनको नहीं दिया जा रहा है और पता नहीं चल पा रहा है, या फिर अपनी पुरानी राजनीतिक सत्ता को गंवाने के बाद पुराने ही जो लोग थे, जो सत्ताधारी थे, अब वो सत्ता में नहीं रहे, तो अपने खौफ को बरकरार रखने की ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा हम आपको सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लेकर जाएंगे ही, और गृह मंत्रालय के भीतर झांकने की कोशिश होगी ही, और इलेक्शन कमीशन को टटोलना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर इसका पक्षधर था। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी किसी भी हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, उस स्थिति में चुनाव के बाद कोई जिम्मेदारी अगर नहीं ले रहा है, और पूरी बहस इस पर जाकर टिक चुकी हो, जो हारा हुआ मुख्यमंत्री है वो पद छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, राज्यपाल क्या करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की मौजूदगी राज्य में अभी भी है, उनके मातहत और उनके आदेश अभी भी चलते हैं, तो वहां के पुलिस किसका आदेश मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या फिर वह भी इस दौर में बिल्कुल नो मैंस लैंड की तर्ज पर बिल्कुल फ्री हो चले हैं? क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि कौन निर्देश दे रहा है या निर्देश देने की स्थिति में कौन है, कोई नाम इस दौर में सामने आया नहीं। जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 70,000 अर्धसैनिकों की मौजूदगी एक एक जिले के भीतर। तब अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई राज्य की पुलिस इसमें शामिल हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट में ही मामला आया था कि राज्य स्तर के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी के बीच कोई लकीर कोई नहीं खींचेगा, तो नहीं खींचेगा, लेकिन खींचेगी, और उसके बाद केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी हो गई। और इन सब के बीच तो वह पुलिसकर्मी भी जो चुनाव के वक्त गुंडों को चिता रहे थे या उम्मीदवारों को चिता रहे थे, बावजूद इसके उनकी भी जिस जगह पर मौजूदगी है, उस जगह पर भी हिंसा कैसे हो गई? इसको और माइन्यूट तरीके से अगर समझें, तो जो हमने जिक्र किया 122, 124 के तकरीबन घटनाएं बीते 72 घंटों में हुई है, तो इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के दफ्तर फूंके गए हैं। इसमें जिन दुकानों पर निशाना बनाया गया, जिन लोगों को निशाना बनाया गया, जिन व्यक्तियों को निशाने पर लेते हुए एक झटके में कोई एक तबका एक पार्टी के रंग रोगन को उभारते हुए यह मैसेज देने लगा कि दरअसल हम सत्ता में आ गए हैं, तो इसको कोई रोकने वाला होगा या नहीं होगा। चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो गई,
सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अब चुनाव खत्म तो उसकी भूमिका खत्म। गृह मंत्रालय ने तो आश्वासन और भरोसा दिया था कि दरअसल राज्य के भीतर अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की मौजूदगी 60 दिनों तक रहेगी। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ चली है? क्या यह एक जाती हुई सत्ता और आती हुई सत्ता के बीच एक संघर्ष की गाथा है, या फिर समाज के भीतर यह सवाल झटके में गायब हो चुका है कि दरअसल लोकतंत्र कहीं बचेगा नहीं और उस लोकतंत्र के ना बच पाने की स्थिति में इंस्टीट्यूशंस के खत्म होने का किस्सा होगा? हमने 2 दिन पहले आपसे कहा था, इस देश में किसी से पूछिए लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। उसको सही तरीके से परिभाषित क्या इस देश के सांसद भी कर सकते हैं जिस पार्लियामेंट के भीतर कानून बनता है? हमने तमाम प्रतिक्रियाएं देखी, किसी ने बताया नहीं कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। प्रतिक्रिया यह जरूर थी कि हां इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं। प्रतिक्रिया यह जरूर थी कि दरअसल लोकतंत्र वाकई कहीं गायब तो नहीं हो चला है, लेकिन होता क्या है मतलब? और क्या इस चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में ही लोकतंत्र को हड़प लिया गया और उसके बाद हम लोकतंत्र को खोज रहे हैं? तो सीधे सरल शब्दों में समझिए कि यह राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में राजा ऊपर होता है, लेकिन लोकतंत्र में वो पूरा पिरामिड उलट जाता है और जनता ही राजा होती है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। वो प्रतिनिधि सेवक होता है और उस सेवा के बदले उसे पैसा दिया जाता है। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता है। इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश के गृह मंत्री हो, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर सीआरपीएफ ही क्यों ना हो, सबको सेवा करनी है इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए। और वो लोकतंत्र जनता का है, यानी जनता ही चुनती है उसको। यानी एक झटके में राजा की तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई इंस्टीट्यूशन हेड यह निर्णय नहीं ले सकता है कि हमें यह जनता पसंद नहीं है, हम इसको वोटिंग राइट नहीं देते हैं। पसंद से मतलब यहां डॉक्यूमेंट्स भी जोड़ दीजिए। 27 लाख लोग जो वोट नहीं डाल पाए अगली बार डाल पाएंगे। इलेक्शन कमीशन की यह प्रतिक्रिया इसी दौर में उभर कर आई। और जो 27 लाख वोट नहीं डाल पाए उनका क्या असर इस चुनाव में हुआ और कहीं उसके रिएक्शन समाज के भीतर अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर हो तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने खुद को राजतंत्र की तर्ज पर लोकतंत्र में राजा मान लिया। वो कोई भी हो सकता है। वो ममता बनर्जी भी जब सत्ता संभाले हुए थी तो अब जो बातें निकल कर आ रही है, लगता है जैसे वो और उनकी पार्टी वसूली में लगी हुई थी। इफेक्ट तो जनता पर पड़ रहा था और जनता सब कुछ है इस लोकतंत्र में वही तय करती है। लेकिन एक झटके में इस देश के एक इंस्टीट्यूशन ने तय किया कि जनता इतनी वोट नहीं दे पाएगी तो नहीं दे पाई। अचानक एक झटके में एक राजा ने तय कर दिया उस लोकतंत्र के भीतर जो सेवक है, जिसको उसके काम करने की एवज में इस देश के भीतर के संसाधनों से पैसा दिया जाता है। और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि अचानक इस लोकतंत्र में चुने हुए सेवकों ने यह तय कर लिया कि हम जनता को इतना पैसा बांटेंगे। यह पैसा देश का है, टैक्स पेयर का भी पैसा है और इस देश के संसाधनों से निकला हुआ भी पैसा है, जिसको वो बांटने का जिक्र करते हैं उसी जनता को, जो जनता सही मायने में इस लोकतंत्र में राजा होती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा तो एक झटके में खत्म कर दी गई। और बात होते होते जब वोट देने के अधिकार और नहीं अधिकार पर आकर फंस गई, तो अब आप सोचिए इस पूरी प्रक्रिया में जिनके घर बन रहे होंगे उनको जो एनओसी चाहिए होगा वो कौन देगा? जिसको रोजगार चाहिए उसको कोई पैरवी चाहिए तो पैरवी कौन करेगा? हर वो चीज जो एक सामान्य सिस्टम के तहत लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, उसको इस राजनीतिक तंत्र ने लोकतंत्र के नाम पर हड़प कर खुद को राजा बना लिया। और उसके बाद वो कहने लगे कि दरअसल ये लोकतंत्र है। यानी पूरे सिस्टम ही इस देश के भीतर इतना गहरी अंधेरी खाई में तब्दील होता दिखता चला गया कि जो इसमें शामिल नहीं है
वो दरअसल अपराधी लगने लग गया, और जो शामिल होकर अपराध कर रहा है वो एक झटके में पावरफुल, ताकतवर और राजा के शक्ल में नजर आने लग गया। यह परिस्थिति पहली बार इस देश के भीतर उभर तो आई है, खुले तौर पर उभर कर आई है। शायद इसीलिए इसका जवाब किसी के पास कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या तो करना शुरू करे, नागरिकों के अधिकारों को पढ़ तो ले, और चुनाव की प्रक्रिया में सत्ता हस्तांतरण से लेकर कुछ बातें स्पष्ट तो कर दे। बतला तो दे इस दौर में जिम्मेदारी है किसकी, या उसकी जिम्मेदारी खत्म हुई, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी खत्म हुई, देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खत्म हुई, और एक ऐसे समाज की दिशा में पूरे राज्य को ढकेल दिया गया जहां पर यह सारी क्रिया प्रतिक्रिया पॉलिटिकल हर किसी को नजर आने लगी। उसके पीछे की जो सामाजिक और आर्थिक त्रासदियां हैं वो एक झटके में इस पॉलिटिकल सिस्टम ने रेड कारपेट बिछाकर ढक डाली। ये अलग मसला है, वो रेड कारपेट इस वक्त खून से सना हुआ हो गया। इस मुश्किल हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या तो करनी होगी, बताना तो होगा, कोई निर्देश तो देना होगा। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं जब राज्य में नया मुख्यमंत्री होगा, शपथ लेगा। उससे पहले 72 घंटे बीत गए, 48 घंटे और इंतजार किया जाए। कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।